सरकार एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? ये कोई विषय ही नहीं है। सोरस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं मुझे? देश की संसद में पक्ष और विपक्ष दो उद्योगपतियों के नाम पर बंट गए हैं। एक हैं स्वदेशी बिजनेसमैन गौतम अडानी और दूसरे हैं परदेसी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार से गौतम अडानी की साठगांठ चल रही है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के सहयोग से कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर करने का काम कर रही है। दोनों धड़ों के पास हैं अपने अपने हिस्से के कागज। वो इन कागजों में अपने हिस्से के इल्जाम ढूंढ रहे हैं और समय खराब हो रहा है देश की संसद का, जो स्थगन की वजह से ज्यादा चर्चा में है। और इस स्थगन से कभी समय बच गया तो संसद चलती है, सवाल जवाब होते हैं और देश को देखने को मिलता है अपने जनप्रतिनिधियों का रवैया। तो आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे कि देश की संसद में जिस जॉर्ज सोरोस का नाम उछला वो कौन है। वो उद्योगपति है या ऐसा निवेशक जो लोकोपकारी कार्यक्रमों में शरीक है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच साठगांठ के आरोप लगा रही है। और फिर चलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई ये खबर। यहाँ के एक जज के एक इवेंट में शिरकत करने की बड़ी एक चर्चा है। ऐसा क्या हुआ इस इवेंट में, नेताओं ने इस पर क्या कहा, इन सवालों के साथ जानेंगे कि जज साहब की कहानी क्या है, उनके चुनिंदा केसेस कौन से हैं और आखिर में होगी दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Higher. मुद्दे पर आए उसके पहले एक पृष्ठभूमि। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई 11 बजे और शुरुआत से ही भूमिका बनी हुई थी कि संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बवाल होगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि जब ये बधाई दी जा रही थी उस वक्त सोनिया गांधी राज्यसभा में अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। कार्यवाही आगे बढ़ी तो बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर के जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। इसके बाद शुरू हुआ जोरदार हंगामा और तगड़ी बहस। एक सेकंड, I wish to give a point of honorable members. A point of order has been raised. A point of एक सेकंड, honorable मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद कविता पाटीदार ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। इस सत्र में पहला मौका था जब स्थगन प्रस्ताव का मोशन सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया, ना कि विपक्ष की ओर से। और इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने ये कहा, सारा देश देख रहा है कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। 0 आवर में सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन, ये स्पष्ट हो गया, ये बचना चाहते हैं। फिर एक और मौका आया जब सभापति जगदीप धनखड़, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? का पूरा कारनामा सबने देखा है। टेबल के ऊपर चढ़ के आपने क्या तमाशा किया था? एक केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं मुझे? the position, honorable, please take your seat. Honorable leader of the position. देखिए, रिजिजू के बयान पर हंगामा हुआ और मोर्चा संभाला राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सीधा इल्जाम सभापति धनखड़ पर। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए। मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं, आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर ऑफ द आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान, आपका ध्यान। ये तो हो रहा था राज्यसभा में। लोकसभा में क्या हो रहा था? दिन भर एकाधिक स्थगन झेलते हुए कार्यवाही कुछ ही मिनट चल सकी।
इस बार स्थगन और बहस की डिमांड कर रहे थे विपक्षी सांसद यहाँ पर, और वो कह रहे थे कि अडानी पर लगे आरोपों पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो। वो सदन के वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे और सत्ता पक्ष के लोग उन्हें घेर रहे थे जॉर्ज सोरोस के नाम पर। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जब दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई तो सांसद बाहर आए और बाहर भी उन्होंने अपने इल्जाम दोहराए। The government wants the parliament to function and run. There are many important bills that are pending consideration and passing. The opposition, however, is indulging in politics of disruption. I find this is utterly ridiculous. I think the purpose of Parliament is to provide a forum for serious discussion of the people's issues and people's problems. And the government should understand that it is in their interest to let the opposition have its say. लेकिन संसद में अभी तक लोगों ने अडानी का नाम सुना था, जॉर्ज सोरोस का नाम कहां से आया? अब ये कहानी समझते हैं, और उसके पहले आपको ये समझना होगा कि कौन है जॉर्ज सोरोस। साल 1930 हंगरी के बुडापेस्ट में जॉर्ज सोरोस का एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की नाज़ी सेना ने हंगरी पर कब्जा किया। इस दौरान सोरोस के परिवार ने नाम और पहचान छुपा करके जान बचाई। साल 1947 में सोरोस ने यूनाइटेड किंगडम में शरण ली और फिलॉसफी की पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों तक उन्होंने बैंकों में नौकरी की और साल 1969 में सोरोस ने डबल ईगल नाम की हेज फंड कंपनी स्थापित की। इस कंपनी का काम बाजार में पैसे लगाना और उससे मुनाफा कमाना। डबल ईगल से ताबड़तोड़ मुनाफा कमाने के बाद सोरोस ने 1970 में एक और हेज फंड कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट स्थापित कर दी। 1973 में सोरोस ने अपनी पहली कंपनी से इस्तीफा दिया और दूसरी कंपनी के विस्तार पर ध्यान लगाना शुरू किया। साल 1979 में सोरोस की कुल संपत्ति $100 मिलियन यानी तब के 81.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। इसी साल सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF, ये नाम याद रखिएगा, आगे रेफरेंस आएगा। OSF की नींव उन्होंने इसी साल रखी और उसका मकसद था सोरोस की कमाई से लोकोपकारी, लोगों के कल्याण के कार्य किए जाएं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत समाज के लिए स्कॉलरशिप शुरू की गई। खबरों के मुताबिक अपनी निवेश फर्म से होने वाली कमाई को सोरोस ने OSF की मदद से फिलैंथ्रोपी के जरिए दुनिया भर की तमाम संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों में वितरित किया है, उनमें बांटा है। वो $6.7 बिलियन यानी 55,744 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं, जबकि उन्होंने $32 बिलियन यानी 2,66,000 करोड़ रुपए की राशि OSF को दान की है। ये तो सोरोस का कामधाम हो गया, लेकिन सोरोस के जीवन का एक और पहलू है जिस वजह से उन्हें राजनीतिक बहसों में घसीटा जाता है। यह है उनका राजनीतिक रुझान या राजनीतिक झुकाव और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के उनका नजरिया। जॉर्ज सोरोस के बारे में धारणा है कि वो OSF से उन्हीं संस्थाओं को दान देते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें प्रगतिशील या उदारवादी विचारधारा का माना जाता है। अलग अलग जगहों पर दिए गए भाषणों और OSF की फंडिंग को डिकोड करें तो सोरोस और OSF ने दुनिया भर की दक्षिणपंथी सरकारों और सत्तावादी ताकतों के विरोध में कैंपेन चलाने में भूमिका निभाई है। अमेरिका में साल 2004 में राष्ट्रपति चुनाव जब हुए तो सोरोस ने लाखों डॉलर कुछ ऐसे ग्रुप्स को दिए थे जो चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश राष्ट्रपति न चुने जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2012 में सोरोस ने फिर से लाखों डॉलर बराक ओबामा के चुनावी कैंपेन में लगाए थे। साल 2016 में भी हिलरी क्लिंटन के कैंपेन में भी पैसा लगाया था। ये दोनों ही नेता वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के अलावा मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप और अफ्रीकी इलाकों में भी ऐसे NGOs और संगठनों में पैसा लगाने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर है। मोटे तौर पर कहें तो ये संगठन दक्षिणपंथी और सत्तावादी सरकारों को पलटने के लिए कैंपेन चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस एकाधिक बार भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी भी कर चुके हैं। साल 2020 स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF आयोजित था। यहाँ सोरोस ने अपना भाषण शुरू किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वो मुक्त समाज के लिए खतरा है। सबसे बड़ा और भयावह अध्याय भारत में घटा है।
कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल और सेमी ऑटोनॉमस राज्य में कठोर नियम लगाना और करोड़ों मुस्लिमों और उनकी नागरिकता से वंचित करने जैसी कार्रवाइयों से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी स्टेट बना रहे हैं। और फिर साल 2023 में भी ऐसा हुआ। जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक TUM के एक कार्यक्रम में सोरोस भाषण दे रहे थे। कुछ ही दिनों पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी। इसका जिक्र करते हुए सोरोस ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस विषय पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों के सामने साथ ही संसद में इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। ये घटना भारत सरकार पर नरेंद्र मोदी की जकड़ को कम करेगी और डोर टू डोर बदलाव का रास्ता खोलेगी। मैं आशा करता हूं कि भारत में एक लोकतांत्रिक पुनर्जागरण होगा। जब जब सोरोस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी पलटवार किया। फरवरी 2023 में TUM, जो जर्मनी के कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर जब सोरोस ने हमला किया तो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने उन्हें बूढ़ा, अमीर, विचारबद्ध यानी ओपिनियनेटेड और खतरनाक करार दिया था। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने सोरोस पर इल्जाम ये भी लगाए हैं कि वो भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ की सत्ता को बदलना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच साठगांठ के आरोप लगाए या संसद में अडानी पर चर्चा की मांग की। तब सत्ता पक्ष के नेताओं को ये कहने का बहाना मिल गया कि कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस की लाइन पर बात कर रही है। लेकिन 9 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि एक दिन पहले ही तैयार हो गई थी। 8 दिसंबर के दिन भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में कहा गया था कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी एक NGO की सह निदेशक हैं। NGO का नाम है FDLAP फाउंडेशन, यानी फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। भाजपा ने ट्वीट करके ये भी आरोप लगाए कि इस NGO को सोरोस फाउंडेशन से पैसा मिलता है। एक और पोस्ट में भाजपा ने लिखा कि सोनिया गांधी की चेयरमैनशिप में चल रहे राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोरोस के OSF का पैसा लगा है। वहीं एक अन्य पोस्ट में इल्जाम लगाए OSF के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी। भाजपा ने यह भी कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका लाइव लिंक OCCRP नामक NGO ने शेयर किया था। भाजपा ने कहा कि OCCRP के पीछे भी सोरोस ने पैसा लगाया है। भाजपा ने इस विषय पर आज पत्रकारों को संबोधित किया और नए सिरे से इल्जाम लगाए। सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है, और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो वो फाउंडेशन है जिसमें कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता प्रथम परिवार के सारे लोग रहे। तो ये कांग्रेस का अब एक सीधा निजी सवाल हो जाता है। इन इल्जामों पर कांग्रेस पार्टी का भी पलटवार आया। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से वो तो दी नहीं। जॉर्ज सोरोस मुद्दा अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। अडानी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा। किसान के मुद्दे तो खुद चेयरमैन साहब ने उठाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पर पहुंचे उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी वक्त ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, गिराने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मंच पर बोल रहे ये शख्स कोई नेता नहीं है, ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव।
8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम का विषय था समान नागरिक संहिता, एक संवैधानिक आवश्यकता। इस इवेंट में ही जस्टिस शेखर कुमार यादव ने शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की बल्कि भाषण भी दिया। पूरा भाषण तो लंबा ही है, आपको उस भाषण के कुछ चुनिंदा हिस्से बताते हैं जो उन्होंने वहां पर कही। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों से ये उम्मीद नहीं करते कि वो उनकी संस्कृति का पालन करें, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उसका अनादर ना करें। कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, देश के खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत है और ये अपने बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों के दर्द से हमें दुख होता है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हिंदू शास्त्रों और वेदों में देवी माना जाता है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। महिलाओं को भरण पोषण देने से मना करना और दूसरे तरह के अन्याय काम नहीं करेंगे। सिर्फ आरएसएस, वीएचपी या हिंदू ही समान नागरिक संहिता की वकालत नहीं करते, देश की आला अदालत भी इसका समर्थन करती है। जब आप उनके सामने जानवरों को मारेंगे तो आपका बच्चा सहनशीलता और दया कैसे सीखेगा। लेकिन फिर कहानी ढूंढी गई जस्टिस शेखर कुमार यादव की और उनके चुनिंदा मुकदमों की। जन्म 16 अप्रैल 1964 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की और 8 सितंबर 1990 को वो एडवोकेट बने। 1990 से लेकर के 2019 तक उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील सिविल और संवैधानिक मामलों पर काम किया। वकालत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट और स्टैंडिंग काउंसिल भी वो रहे। इसके अलावा भारत सरकार के लिए उन्होंने बतौर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और सीनियर काउंसिल भी काम किया। उन्होंने भारतीय रेल और वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कौशाम्बी जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश या एडमिनिस्ट्रेटिव जज की कुर्सी पर भी वो रहे। 12 दिसंबर 2019 को जस्टिस यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश या एडिशनल जज नियुक्त किए गए। 26 मार्च 2021 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश या परमानेंट जज के रूप में शपथ ली। हाई कोर्ट में वरीयता क्रम में वो ऊपर से 47वें स्थान पर उनका नाम आता है। उनके कुछ चुनिंदा मुकदमों की भी बात करते हैं। 31 जुलाई 2021 जस्टिस यादव ने जावेद उर्फ जाबिद अंसारी नाम के एक शख्स को कथित लव जिहाद केस में बेल देने से मना कर दिया। अपने ऑर्डर में जस्टिस यादव ने लिखा कि जब देश के बहुसंख्यक समाज से कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो देश कमजोर होता है और विनाशकारी ताकतों को बढ़ावा मिलता है। 25 अगस्त 2021 जस्टिस यादव ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में आदेश पारित किया। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अकाउंट से पैसे की चोरी के इस मामले में उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अपराधों से सख्ती से कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनसे निपटा जाए। 13 जनवरी 2022 को इसी मामले में 4 आरोपियों की बेल याचिका खारिज करते हुए जस्टिस यादव ने केंद्र सरकार के आधार और बैंक खाते को लिंक करने के फैसले से सहमति जताई। 1 सितंबर 2021 को अपने एक आदेश में जस्टिस यादव ने गो हत्या के आरोपी जावेद को बेल देने से, जमानत देने से मना कर दिया। जस्टिस यादव ने आदेश में कहा कि गाय को देश का राष्ट्रीय जानवर घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, और जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। वो आगे कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब जब हम अपनी संस्कृति को भूले, विदेशियों ने हम पर आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया। आज भी हम नहीं जागे तो ना भूलें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या क्या किया। 9 अक्टूबर 2021 फेसबुक पर एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार हुए सूर्य प्रकाश को बेल देते हुए जस्टिस यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम और कृष्ण हमारे दिलों में रहते हैं। वो आगे कहते हैं कि भारत की संसद को श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि का सम्मान करने के लिए कानून पारित करना चाहिए। 13 अप्रैल 2022 को जस्टिस यादव ने एक समलैंगिक कपल की उनकी शादी को मान्यता प्रदान करने की याचिका खारिज कर दी थी। 13 फरवरी 2023 में एक महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस यादव ने कहा कि औरतों को भी गैंगरेप या सामूहिक बलात्कार के केस में आरोपित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही एक औरत किसी दूसरी औरत का बलात्कार नहीं कर सकती हो, लेकिन गैंगरेप में सहयोग करने के लिए उन पर मुकदमा
चलाया जा सकता है। 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस यादव ने 4 साल की एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार में आरोपी को बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश में बच्चियों की पूजा की जाती है। बलात्कार न सिर्फ पीड़िता बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का कार्यकाल 15 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा। इन सारे मुकदमों का स्रोत है लाइव लॉ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। 9 दिसंबर 2024 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी प्रत्याशियों की सूची आ गई है। इससे पहले 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी। इस बार लिस्ट में 20 नेताओं को टिकट देने का ऐलान किया गया है। लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा का नाम भी शामिल है। अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ा करते थे। इस बार पटपड़गंज सीट से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। इनके अलावा तीमारपुर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट मिला है। सुरेंद्र पाल 2 दिन पहले बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। राखी बिल्डान की सीट मंगोलपुरी से बदल करके उन्हें अब मादीपुर से टिकट दिया गया है और मंगोलपुरी से इस बार राकेश जाटव धर्मरक्षक चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रवेश रतन को पटेल नगर से ही मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर प्रवेश रतन को पिछली बार आम आदमी पार्टी की राजकुमार आनंद से हार मिली थी। अब राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कुछ नाम है, बाकी नामों की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली सुर्खी है बांग्लादेश से। आज भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विक्रम मिस्त्री ने कहा कि हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी हमारी चिंताओं के बारे में उन्हें बताया। आज की बैठक ने हम दोनों को अपने रिश्तों का जायजा लेने का मौका दिया। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic property, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने की घटना के बाद से ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की वार्ता हुई है। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया। विधानसभा में उन्होंने बांग्लादेश के नेताओं पर हमला किया। कहा कि आप भारत के हिस्से पर कब्जा करने की बात करेंगे और हम क्या लॉलीपॉप ही खाएंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे। कौन सी? वो वाली फिल्म दोस्तों के साथ। ये नहीं से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है। वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे। प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आड़।